अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हमें ये देखना है कि ग्रीडी एल्गोरिदम्स को कहाँ पे यूज़ करना चाहिए और कहाँ पे डायनामिक प्रोग्रामिंग को यूज़ करना चाहिए। हमें ये पता है कि डायनामिक प्रोग्रामिंग स्लो होती है, इतनी एफिशिएंट नहीं होती, लेकिन हमें गारंटी है कि ये हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन देगी। ग्रीडी एल्गोरिदम्स में हमें गारंटी नहीं होती ये ऑप्टिमल सोल्यूशन देगी या नहीं, और हमने लास्ट वीडियो में देखा कि इसको प्रूव करना भी मुश्किल है कि क्या ये हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन देता है या नहीं देता। हमने इंडक्टिव हाइपोथेसिस यूज किया, जिसमें हमने प्रूव किया बेस स्टेप से, इंडक्टिव स्टेप से और कंक्लूजन से कि कोई भी एल्गोरिदम ऑप्टिमल है या नहीं है। ग्रीडी एल्गोरिदम्स में एक ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर होता है, सेम उसी तरह से जैसे डायनामिक प्रोग्रामिंग में ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर होता है। लेकिन फर्क यह है, ग्रीडी एल्गोरिदम्स में सिर्फ एक चॉइस, एक सब प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है। लेट्स से हमने एआई को एज एक्टिविटी पिक किया, उसके बाद जो सब प्रॉब्लम बचती है डेट इज एआई। एआई वो एक्टिविटीज हैं जो एआई एक्टिविटीज के बाद सेलेक्ट की जा सकती हैं। हमें उसके बाद एआई सब प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड आउट करना है। सब प्रॉब्लम्स का जो ग्राफ है ग्रीडी एल्गोरिथम्स में, वो हमें क्लियरली बता रहा है कि जो बिग प्रॉब्लम है उससे सिर्फ एक सब प्रॉब्लम बनेगी और उससे सिर्फ एक सब सब प्रॉब्लम बनेगी। अभी हमें ये देखने के लिए कि ग्रीडी एल्गोरिथम्स को कहाँ पे यूज़ करना चाहिए, कहाँ पे नहीं यूज़ करना चाहिए, उसके लिए हम डायनामिक प्रोग्रामिंग से इसका कंपैरिजन करते हैं, ताकि हमें ये पता चल सके कि क्या एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम के लिए डायनामिक प्रोग्रामिंग से काम करना ठीक था या नहीं था। जस्ट हम एनालिसिस के लिए काम करेंगे, वैसे दिस इज नॉट द बेस्ट वे टू थिंक अबाउट एक्टिविटी सिलेक्शन। डायनामिक प्रोग्रामिंग की जो डिज़ाइन रेसिपी हमने लास्ट वीक कवर की थी, फॉर द एनालिसिस ऑफ द एलसीएस एंड ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री, उसके जो 4 स्टेप थे। पहले स्टेप में ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना था। सेकंड स्टेप में आपने एक रिकर्सिव इक्वेशन बनानी थी, एंड थर्ड स्टेप was to use dynamic programming to find the value of the optimal solution using the recursive formulation. Step 4, to keep the track of the some additional information so that we can find the actual solution, and at the end you code like a reasonable person in any high level language. एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम को डायनामिक प्रोग्रामिंग से स्टडी करने के लिए सबसे पहले उसका ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर देखा जाएगा। इन द ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर वी एनालाइज द सब प्रॉब्लम्स दैट वी कैन क्रिएट फ्रॉम द मेन प्रॉब्लम। वी हैव मेन प्रॉब्लम, so the goal was to schedule the activities from this pool. Let's define some notations. A square bracket I means the number of activities that you can do after activity I finishes. Activity I finish होने के बाद जो activities बचेंगी उसको हमने A square bracket I का नाम दिया है। ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने के बाद जो सेकेंड स्टेप है वो हमने रिकर्सिव इक्वेशन को फॉर्मुलेट करना है। लास्ट स्लाइड में हमने नोटेशंस डिफाइन किए। ए स्क्वायर ब्रैकेट आई का मतलब ये है वो तमाम एक्टिविटीज जो एक्टिविटी आई के बाद, एक्टिविटी आई के फिनिश होने के बाद बचती हैं। ए स्क्वायर ब्रैकेट के का मतलब है ऐसी एक्टिविटीज जो के एक्टिविटी के फिनिश होने के बाद बचती हैं। हम ये कहते हैं कि ए स्क्वायर ब्रैकेट आई का जो आंसर है डेट इज इक्वल टू 1 प्लस ए के। 1 प्लस ए के क्यों है? क्योंकि आपने केथ एक्टिविटी को ऐड किया है, जो बाकी एक्टिविटीज बची हैं डेट इज ए स्क्वायर ब्रैकेट के। ए स्क्वायर ब्रैकेट के प्लस 1 the activity that you have added in the solution,
So a square bracket I is equal to a square bracket k plus 1. Step 3 is to use dynamic programming to find the value of the optimal solution using the recursive equation that we have defined in the previous step. रिकर्सिव डेफिनेशन जो हमने सेकंड स्टेप में डिफाइन की है उसको यूज करते हुए जो कोड आप लिख सकते हैं डेट इज फाइंड नंबर ऑफ एक्टिविटीज, ये हमने एक फंक्शन बनाया है। सो फाइंड नंबर ऑफ एक्टिविटीज आई। सो आई वो पैरामीटर है कि किस एक्टिविटी के बाद आपने अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सो हमने ith एक्टिविटी के बाद अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ये उसी तरह का नोटेशन है जो आपने ए स्क्वायर ब्रैकेट आई का नोटेशन लास्ट स्लाइड में डिफाइन किया था। सो हम ये कहते हैं कि अगर उसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं है तो आप अपना आंसर रिटर्न कर दें। इसका मतलब यह है कि अगर आप मजीद कोई एक्टिविटी स्केड्यूल नहीं कर सकते तो आपको आंसर को रिटर्न कर दें। Otherwise, let the activity K be the activity that is compatible with the activities that are already scheduled, or the activity K is the activity that has the smallest finish time after the activity I. So, अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी मौजूद नहीं है तो आप AI को नॉन सेट कर सकते हैं। अदरवाइज AI is equal to find the number of activities after K plus 1. So this is the equation that we have defined in the previous step. A square bracket I is equal to A square bracket K plus 1. So ये एक्टिविटीज कैलकुलेट करने के बाद आपने फाइनल आंसर रिटर्न करना है। Fourth step is to keep the track of the additional information so that we can find the actual solution. जो लास्ट स्लाइड में हमने कोड लिखा है उसके मुताबिक आप ये तो बता सकते हैं कि कितनी एक्टिविटी स्केड्यूल की जा सकती हैं, काउंट बता सकते हैं। कौन कौन सी एक्टिविटी स्केड्यूल होंगी उसको बताने के लिए आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन का ट्रैक रखना है। हमने एक न्यू एरे डिफाइन की है डेट इज नेक्स्ट। नेक्स्ट के अंदर किसी भी एक्टिविटी के जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो लिखी जा सकती है। जब भी हम कोई एक्टिविटी अपने सोल्यूशन में ऐड करेंगे हम कहेंगे नेक्स्ट ऑफ आई इज इक्वल टू के। इसका मतलब है कि ith एक्टिविटी के बाद जो एक्टिविटी स्केड्यूल होगी डेट इज kth एक्टिविटी। हम नेक्स्ट एरे को ट्रेवर्स करते हुए अपना स्केड्यूल गेट कर सकते हैं। जो हमने एल्गोरिदम लिखा है उसको ड्राई रन करके देखते हैं। सबसे पहले वो एक्टिविटी पिक की जाएगी डेट हैज द स्मॉलेस्ट फिनिश टाइम। A2 has the smallest finish time. We add the activity A2. So uh, the next problem is A square bracket 2. The activities that are left after the finish time of A2. That is activity A5, A4, A3, A7 and A6. Next activity that we can schedule with the smallest finish time after the A2 is A5. After finishing A5, the next subproblem contain the three activities A3, A7 and A6. The activity that we can schedule after the activity 5 is A3, and after finishing A3 we can schedule A7 activity. It is exactly the same solution that was defined in the greedy strategy. हमने इस वीक में 3 क्वेश्चन के ऊपर फोकस किया था। पहला क्वेश्चन ये था कि क्या ग्रीडी एल्गोरिदम एक्टिविटी सिलेक्शन के लिए वर्क करता है। उसके लिए हम अपने एल्गोरिदम को प्रूव किया था इंडक्टिव स्टेप के थ्रू। हमने ये बताया कि हमारा एल्गोरिदम करेक्ट है। करेक्ट होने का मतलब यह है कि हमारा एल्गोरिदम ऑप्टिमल है और उसी तरह से ऑप्टिमल सोल्यूशन देगा जैसे डायनामिक प्रोग्रामिंग ऑप्टिमल सोल्यूशन देती है। इसका हमने आंसर लास्ट वीडियो में दे दिया था। इस वीडियो में हमने इस बात का आंसर दिया है कि हमें ग्रीडी एल्गोरिथम्स कहाँ पे यूज करने चाहिए। ग्रीडी एल्गोरिथम्स हमें वहां पे यूज करने चाहिए जहां पे डायनामिक प्रोग्रामिंग और ग्रीडी एल्गोरिथम से सेम आंसर है। डायनामिक प्रोग्रामिंग स्लो होती है। अगर डायनामिक प्रोग्रामिंग से आपका टाइम वेस्ट होता है, कंप्यूटेशन कॉस्ट वेस्ट होती है, तो वहाँ पे एक अच्छा आइडिया ये है कि आप ग्रीडी एल्गोरिथम्स को यूज करें।
जैसे हमने इस वीडियो में डायनामिक प्रोग्रामिंग और ग्रिडी प्रोग्रामिंग का कंपैरिजन किया फॉर एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम, हमें यह पता चला कि हमें डायनामिक प्रोग्रामिंग से भी सेम आंसर मिलेगा और ग्रिडी प्रोग्रामिंग से भी सेम आंसर मिलेगा। इस केस में आपको ग्रिडी एल्गोरिथम यूज करना चाहिए।